हेलो बच्चों, मेरा नाम है श्वेता जायसवाल। मैं सूरजपुर जिले में केमिस्ट्री लेक्चरर का सेजेस नवापारा में पढ़ाती हूँ। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ को डील करेंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको क्या बोलते हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिसके कारण आप एज हम लोग देख रहे हैं बस 40 दिन बचा है हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। आप लोग भी क्वेश्चंस का अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको जिले से प्रोवाइड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं डील करने जा रही हूँ, दैट इज विच सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। कौन सा विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन हमें दिया है आइडियल सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज एट ऑल कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम रहता है। इसलिए वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो सिर्फ इस कंडीशन पे फॉलो करेंगे और राउल्ट्स लॉ को, बाकी कोई भी नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कैम्फोर डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में घुला कपूर किस प्रकार का विलयन है? तो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस एंड गैस इन सॉलिड। तो इसका उत्तर होगा हमारा ठोस में गैस, सॉलिड इन गैस। जो कपूर होता है वो ठोस अवस्था में, सॉलिड में पाया जाता है, और नाइट्रोजन हमारा किस अवस्था में पाया जाता है? गैस। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? सॉलिड इन गैस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is used as fuel in fuel cell? फ्यूल ईंधन सेल में किस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ऑप्शन हमें दिया हुआ है पेट्रोल, केरोसिन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यूज करके फ्यूल सेल बना के हमें देता है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है जो वाटर होता है, इससे पॉल्यूशन भी बिल्कुल कॉज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज। किस रसायन को एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शंस हमको दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल और इथेनॉल। तो जो ग्लाइकोल वाले सॉल्यूशंस होते हैं उसको यूज किया जाता है एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज वर्ड का मतलब होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे उसके फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H4OH2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन बेस्ड। विलयन का अणु संख्या गुण धर्म किस पर आधारित होता है? ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारा बेस होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कभी गलती नहीं करेंगे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसका उत्तर होगा विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The semi-permeable membrane is chemically made up of which substance? अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से किस पदार्थ से बनी होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं कॉपर, तांबा, सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट इसका केमिकल नेम है, तो वही नाम हिंदी में भी रहेगा। रबड़ और प्लास्टिक।
ये 4 ऑप्शन में से किससे बना हुआ है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक तरीके से 2 सॉल्यूशन को डिफर कराता है, ठीक है। जहां से हमारा सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करेगा, कहाँ पे, क्या मूव करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, किधर हमारा मूव करेगा, सॉल्यूशन की तरफ, टू द हायर कंसंट्रेशन रीजन। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, ठीक है। एक प्रकार का छन्नी, जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो आपके बाकी चीज सॉल्यूट पार्टिकल्स रह जाते हैं, सॉल्वेंट मूव कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे बना होता है हमारा, सेलुलोज एसीटेट से, ठीक है। Why does snow melt slowly on mountains? पहाड़ों पर बर्फ धीरे धीरे क्यों पिघलती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ड्यू टू लो टेम्परेचर, कम तापमान के कारण, ड्यू टू सॉल्ट स्प्रेड ऑन रोड, सड़कों पर नमक बिखरने के कारण, तीसरा ऑप्शन है ड्यू टू हाई प्रेशर, और चौथा है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन होगा, सड़कों पे जो नमक बिखरा होता है वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर डाउन कर देता है, जिसके कारण धीरे 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 बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है, ठीक है। बाय व्हाट फॉर्मूला इज मोलैरिटी डिटरमाइंड। मोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, m इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। m क्या होता है हमारा, W क्या होता है मास ऑफ ए सब्सटेंस, और m क्या होता है मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसमें देखते हैं, मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हमको क्या किस फॉर्मूला, इससे हम लोग क्या डिटरमाइन कर लेंगे, मोलैरिटी, मोललता निकालते हैं किस सूत्र के द्वारा, मोल पर बिलियन के लीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर का मोलैरिटी निकालना है, तो प्योर वाटर आपका क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग, डिस्टिल्ड वाटर को बोलते हैं प्योर वाटर, ठीक। अभी जैसे मैंने फॉर्मूला जस्ट बताया था, m इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी के थ्रू हम ये फॉर्मूला इसको निकालेंगे। डेंसिटी क्या होता है हमारा प्योर वाटर के लिए, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ग्राम में, तो 1000 हो जाएगा, 1000 लीटर, ठीक। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या आंसर आएगा, और मोलर मास हमारा क्या होता है, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, ठीक है। इस फॉर्मूले से 1000 अपॉन 18 करोगे तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, 55.5 m मोलैरिटी, ठीक है। Which layer is coated on galvanized iron? गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो हम चार ऑप्शन में टिन लेयर, जिंक लेयर, निकल लेयर और क्रोमियम लेयर। जनरली क्या होता है, जिंक एंड मैग्नीज का लेयर क्या करते हैं, क्योंकि ड्यू टू हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। ये सैक्रिफिशियल मेटल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। What is the chemical formula of rust? रस्ट का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब क्या होता है, आयरन किससे रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन प्लस आपका ऑक्सीजन, वाटर और मॉइस्चर के कंटेंट में रिएक्शन करके यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाता है हमारा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, कोरोजन प्रोसेस होता है यहाँ पे। इस कारण से हाइड्रेटेड फॉर्म में, एक्स फॉर्म में वाटर हमको यहाँ पे मिलता है। इसका रिएक्शन फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3.XH2O। इस ये फॉर्मूला होगा किसका, हमारा जंक की रासायनिक सूत्र को, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the unit of specific conductance? स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर
इनवर्स, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, दिख रहा है सबको? अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन। रिएक्शन क्या दे रहे हैं हमको यहाँ पे, जिंक Zn+Cu+2 से कहाँ जा रहा है आपका, Zn+2 से कॉपर। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखना जो एनोड होता है NOx और कैथोड रेड कैट की तरह, एक आपको ट्रिक से आप याद करोगे, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा हमारा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक, तो यहां पे होगा क्या, लेफ्ट में हम लोग, और तेज से बोलना है, ठीक है, आवाज ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल रिएक्शन कौन सा है हमारा, जिंक +Cu+2 से क्या दे रहा है, जिंक+2 और प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि सेल अभिक्रिया जिंक ये रिएक्शन में सही निरूपण लिखिए, मतलब सेल का रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एनोड आता है आपका लेफ्ट में, जहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट, और उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज जो डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैथोड का रिप्रेजेंटेशन। जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Zn से सॉलिड से किस में जा रहा है, +2 में, और कॉपर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में आ रहा है। ठीक है, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सजेस्ट अ मेथड टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। ठीक है, पानी का इस सिंबल का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। हमको क्या निकालना है, निर्धारित करने की एक विधि सुझाना है, विधि बताना है। तो इसको ऑप्शन क्या होगा, कंडक्टिविटी मेजरमेंट। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, Why does the concentration of solution decreases with dilution? ऑप्शन है, विलयन की चालकता तनुकरण के साथ क्यों घटती है। इसको ऑप्शन हमको दिया हुआ है, आयन मोबिलिटी डिक्रीजेस, आयन गतिशीलता घटती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है, आयन साइज इंक्रीजेस, आयन आकार बढ़ाता है, और सॉल्यूशन विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विलयन की सायनता घटती है। मतलब सीधा सा बात है, कंडक्टेंस कब कम होगा, कंडक्टेंस हो रहा है हमारा ड्यू टू द नंबर ऑफ कितने आयंस प्रेजेंट है, उसकी वजह से कंडक्टेंस हो रहा है। अब यहाँ पे 4 आयंस इसमें दिया है, और सॉल्यूशन हमने कितना डाला है, 5 ml लिया है। पानी कितना लिया है हमने, 5 ml लिया। ठीक है, अब इसी को हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर में ऐड कर देते हैं। तो क्या आयंस की संख्या बढ़ गई, बल्कि उस पानी के रेशियो में आयंस की संख्या तो घट गई। तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करता है, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है, इस कारण से सॉल्यूशन की डाइल्यूट करते हैं, तो वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, वॉट इज द इक्वेशन, ये दिया हुआ है हमको एक इक्वेशन, E = E0 - RT/NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन। Q क्या होता है हमारा, यहाँ पे Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, कौन से आयंस का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये दिया किसने हमें, नर्स्ट इक्वेशन ने दिया हुआ है। ठीक है, इसका ये किसने ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है।
फिर से एक क्वेश्चन रिलेटेड आया है हमारा फ्यूल सेल। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग डील करे थे हाइड्रोजन जो हमारा यूज किया गया था वहां पे। रुक दो थोड़ा। व्हाट आर फ्यूल सेल्स? ईंधन सेल क्या है? ऑप्शन हमें दिया हुआ है बैटरी स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत संग्रहित करने वाली बैटरियां, कंबशन इंजन, दहन इंजन, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स, विद्युत रासायनिक ऊर्जा परिवर्तक, सोलर एनर्जी कलेक्टर्स, सौर ऊर्जा संग्राहक। लेकिन इसका जो उत्तर है इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्टर्स, सी होगा इसका उत्तर। ठीक है, जहाँ पे विदाउट कंबशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके हमको क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा दैट इज वाटर। What is the electric current flowing to the potential difference between the two electrodes? दो इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर के कारण बहने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन होगा सेल करंट, सेल धारा इसका उत्तर होगा। ठीक है, वॉट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या कहलाता है? हाफ लाइफ, जब रिएक्शन अपना आधा जिंदगी हाफ लाइफ कंप्लीट कर लेता है उसको क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ। तो रिएक्शन यहाँ पे देख रहा है टाइम फॉर 100% कंप्लीशन, टाइम फॉर कंसंट्रेशन टू बिकम जीरो। इतना टाइम ले रहा है कि कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है? जीरो। तो कंसंट्रेशन हमारा कितना हो जाना चाहिए? हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टू हाफ, ये होगा इसका उत्तर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द रिएक्शन 2NO2O5 डिकम्पोज करके क्या दे रहा है? N2O2 + O2 इज ऑफ व्हाट ऑर्डर? यहाँ हमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि बतानी है। कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है? प्रथम कोटि की हो रही है, जीरो ऑर्डर की हो रही है, सेकंड ऑर्डर की हो रही है कि थर्ड ऑर्डर की हो रही है? तो जो हमारा रिएक्शन है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन देखो देखने में हमको स्टोइचियोमेट्री वाइज देखेंगे तो ये रिएक्शन हमको कैसा दिख रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो, इकाई क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये हमको बताता है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, What cannot be the molecularity of a reaction? अभिक्रिया की अणिवक्ता क्या नहीं हो सकती है? ऑप्शंस दिया हुआ है 1, 2, 3 और 0। मॉलिक्युलैरिटी का मतलब होता है कि कितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज जब तक ये टकराएंगे नहीं तब तक रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी क्या हो सकता है? जीरो कभी नहीं हो सकता है। जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शंस भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा? 1, 2, 3 इंटीजर्स होंगे। ठीक, क्योंकि जब तक रिएक्टिंग स्पीसीज टकराएंगे नहीं रिएक्शन कैसे होगा? तो मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। द ग्राफ बिटवीन log k and 1/t इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द वैल्यू? तो इसकी वैल्यू जो होती है -EA बाई 2.303। ये इक्वेशन किसने दिया है? अर्हीनियस ने इक्वेशन दिया है। जो log k की वैल्यू a की वैल्यू आएगी दैट इज ये आती है हमारी log 1 की स्ट्रेट लाइन ग्राफ की वैल्यू।
फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या, टी हाफ क्या बताता है हमको? हाफ लाइफ बताता है। वो किसके लिए प्रोपोर्शनल होगा? वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर प्रोपोर्शनल रहेगा, कि प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके ऊपर होता है? ए नॉट अपॉन 2k के ऊपर डिपेंड करता है। What is Bayer's reagent? बेयर अभिकर्मक क्या है? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? हमारा एल्कालाइन KMnO4, क्षारीय KMnO4 को हम क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मतलब जहां हमको देखना है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है क्या आपका? बेयर्स रिएजेंट। Does a catalyst change the equilibrium constant for a reaction or not? उत्प्रेरक अभिक्रिया के समय स्थिरांक को बदलता है या नहीं? तो ऑप्शन होगा हमारा सी, ये कभी नहीं बदलेगा। उत्प्रेरक कभी भी यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ाओ चाहे घटाओ वो सामान्य रहेगा। ठीक है, If the value of activation energy decreases, will the reaction be fast or slow? यदि सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है तो अभिक्रिया तेज होगी या धीमी होगी? अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। ये हुआ, मान लो ये रिएक्टेंट है हमारा, दिस इज रिएक्टेंट, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, और इस पोजीशन पे एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब ये जब तक रिएक्टेंट यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी तक नहीं पहुंचेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ये एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से यहाँ कर दे इस पोजीशन पे, तो रिएक्शन हमारी और जल्दी हो जाएगी कि कम हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा, तेज होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ही कम हो गया, तो उसको इतना समय नहीं लग रहा, उसको यहीं पे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+ आयन? तो Fe3+ आयन में अनुगमित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा आर्गन 4s3d 4s1 3d। एक मिनट देख लो। What is the maximum number of unpaired electron in Fe3+ आयन? Fe3+ आयन में अयुगमित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? आयरन हुआ हमारा जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 26, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d6 4s1। अब क्या बोल रहा है आपको? Fe+3 का निकालना है। +3 मतलब 26 से आपको क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हमारे फिर गड़बड़ हुआ, स्टार्ट। What is the maximum number of unpaired electron in Fe3+ आयन? Fe3+ आयन में अयुगमित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? यहाँ पे देखो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हमारा आर्गन 3d6 4s2। जब Fe+3 इलेक्ट्रॉन जब आयरन का हम निकालते हैं तो आयरन का 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। बचता क्या है हमारा? 3d5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिलेंगे हमको किसमें? Fe+3 में।
आयरन, कोबाल्ट, निकल आर व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? आयरन, कोबाल्ट, निकल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, डायामैग्नेटिक जहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पैरामैग्नेटिक जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट दिया हुआ हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक। लौह चुंबकीय इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाएगा तब भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो डोमेन्स होते हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। अगर ये डोमेन्स अलग अलग डायरेक्शन में रहते तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते। लेकिन ये डोमेन सारे क्या रहते हैं? अलाइंड रहते हैं। इस कारण से जब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो भी ये कैसा बिहेव करेंगे? फेरोमैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट दैट आर पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड विच ऑर्बिटल? ट्रांजिशन मेटल्स, पहला चीज आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन मेटल किसको कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स हमारे 3D डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, और सारे नहीं, जहां पे वो अनपेयर्ड रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे या पार्शियली फिल्ड रहेंगे। पार्शियली फिल्ड इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, या तो वो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। कौन से? डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संक्रमण तत्वों में वे कक्ष जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, आंशिक मतलब अनपेयर्ड होते हैं, तो कौन से होंगे? हमारे डी ऑर्बिटल्स आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो आज के लिए हम लोग 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कल फिर मैं आऊँगी अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।